अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम के आगाज़ में ही आज हम जिक्र करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन जंग का। बताना हमें आपको ये है कि ये जंग जहां अपनी जगह जारी है, वहां जो कि आप जानते हैं रूस के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। उन पाबंदियों के असरात से बचने के लिए रशिया भी बहुत सारे इकदाम करता दिखाई दे रहा है। ऐसा एक इकदाम ये किया गया था कि वो ममालिक जो गैस के ख़रीदार थे रशिया से, जैसे कि बल्गारिया है, पोलैंड है, उनसे कहा गया था कि वो जब करेंसी अदायगी कर रहे होंगे इस मसनूआत के लिए, गैस के लिए, तो वो करेंगे रशियन करेंसी के अंदर। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि चूँकि पोलैंड और बल्गारिया को गैस की फराहमी इसलिए मुनक़ता कर दी गई है क्योंकि इन्होंने रशिया की ब्लैकमेलिंग इसको करार दिया था कि जी हम तो रेबेल में नहीं पैसे अदा कर रहे हैं इस गैस के लिए, और रूस ने ये किया कि इन दोनों की जो सप्लाई है गैस की वो बंद कर दी है। रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, वो मुखालिफिन को वाज़ेह पैगाम देते दिखाई देते हैं कि जो भी मुल्क यूक्रेन की अपनी जो उसकी पॉलिसी है, जो उसके अपने मामलात हैं, उनके अंदर मुदाखलत करने की कोशिश करेगा उसे मॉस्को की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। रूस ने मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को जो फराहम की गई असलहे की एक बहुत बड़ी खेप है उसको तबाह करने का दावा भी किया है। ये बड़ी एक अहम खबर है। इस खबर के साथ साथ दीगर जो भी मामलात इस जंग से जुड़े हैं वो तमाम के तमाम जो भी अपडेट्स हैं वो हमने एक रिपोर्ट के अंदर समोई हैं, वो आप देखिए। उसके बाद डॉक्टर हामिद खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जान लेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले को आज 63वां रोज है। मॉस्को ने यूक्रेन तनाज़े के पेश नजर रूबेल में रकम की अदायगी न करने पर पोलैंड और बल्गारिया को गैस की फराहमी रोक दी है। आलमी खबरें इदारे के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुतालबा किया था कि जो ममालिक रूस को अपना दोस्त तस्वुर नहीं करते वो गैस की फराहमी के लिए अदायगी रूबेल में करें, लेकिन बल्गारिया और पोलैंड ने ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब पोलैंड और बल्गारिया की रहनुमाओं ने मॉस्को पर इल्जाम आयद किया कि वो कुदरती गैस को उनके मुल्कों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रूसी कंपनी गैज़प्रोम की तरफ से सप्लाई रोकने के अमल को पोलिश वज़ीर आज़म ने बराह रास्त हमला करार दिया है। बल्गारिया की वज़ीर आज़म ने कहा कि गैस रोकने का इक़दाम मुआहदे की खिलाफ वर्जी और ब्लैकमेलिंग है। क्रेमलिन की तर्जमान ने पोलैंड और बल्गारिया की जानिब से ब्लैकमेलिंग और एक तरफा फैसले के इल्जामात को मुस्तरद करती हुई कहा कि हम गैस देने से इनकारी नहीं, जो भी गैस खरीदना चाहे रूबेल में खरीद सकता है। तर्जमान क्रेमलिन ने दीगर यूरोपीय सारिफिन को भी खबरदार किया कि उन्होंने रूबेल में अदायगी न की तो उन्हें भी गैस की सप्लाई रोक दी जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि जो भी मुल्क यूक्रेन में मुदाखलत करने की कोशिश करेगा उसे मॉस्को की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में कानून साजों से खिताब में सदर पुतिन ने कहा कि मॉस्को का रद्द-ए-अमल क्या होगा इस बारे में तमाम फैसले पहले ही कर लिए गए हैं। हमारे पास जो हथियार हैं वो मगरिब हासिल नहीं कर सकता। उधर रूसी वज़ारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक एल्यूमिनियम प्लांट को बज़ाइलों का निशाना बनाया गया। रूस की वज़ारत ख़ारजा ने बरतानिया की जानिब से रूसी पार्लिमान के 386 अरकान पर पाबंदी आयद करने के जवाब में बरतानवी पार्लिमान के 287 अरकान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। आलमी खबरें इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वीटो का जवाज लाजमी फराहम करने की करारदाद जनरल असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम 193 रुकन ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के मुताबिक सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान अगर किसी मामले पर अपना वीटो का हक इस्तेमाल करेंगे तो उन पर लाजिम होगा कि उसका 10 रोज के अंदर जवाज फराहम करें। बिल्कुल जी, अभी ये जो मामला इस रिपोर्ट के अंदर आपने देखा है कि अगर मॉस्को करेंसी में कोई भी मुल्क, अभी तो खैर बल्गारिया इसकी जद में आता दिखाई दिया है, पोलैंड इसकी जद में आता दिखाई दिया है, लेकिन अगर कोई भी मुल्क नहीं करता है रशियन करेंसी के अंदर, मॉस्को करेंसी के अंदर इसकी अदायगी, तो फिर उसको चाहे वो गैस हो चाहे वो दीगर मसनूआत हो उनकी फराहमी रोक दी जाएगी। ये कहा गया था रशिया की जानिब से और अब ये कर भी दिया गया है। इसके नताइज क्या हो सकते हैं और पहले तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं ये हम जानेंगे। डॉक्टर हामिद खान साहब से सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। हामिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा हामिद खान साहब, पहले तो ये ज़रा फरमा दीजिएगा, पोलैंड और बल्गारिया ये कहते दिखाई देते हैं कि ये जी ब्लैक मेलिंग है जो रशिया की जानिब से की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये ब्लैक मेलिंग है
اپنی معیشت کو سہارا دینا چاہ رہا ہے رشیا، اس لیے پریشرائز کر رہا ہے کہ نہیں آپ اسی کرنسی میں، ہماری کرنسی میں ہی ہمیں ادائیگی کر رہے ہوں، یا واقعتاً وہ مغرب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانا چاہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ میرے اوپر پابندیاں لگائیں گے تو جو حال میں پولینڈ اور بلغاریہ کا کرنے والا ہوں گیس بندش کے بعد، اس میں پھر اور بھی ممالک اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ جی آسما، بالکل یہی صورتحال ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقریباً کوئی 4 ہفتے پہلے رشیا نے بڑا واضح اعلان کیا تھا کہ اب وہ روبیل کے اندر ہی اپنی جو گیس ہے وہ دے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اکنامیکل سپورٹ چاہیے۔ دیکھیں بلیک میل پولینڈ کہہ سکتا ہے، بلغاریہ کہہ سکتا ہے، لیکن روس کے جو معاشی ماہرین ہیں انہوں نے اس کو ایک حل کے طور پر صدر پوٹن کو دیا گیا تھا کہ اگر آپ اس کو اس طرح کریں گے تو اس حوالے سے وہ جو 360 رشین کمپنیز اور افراد کے اکاؤنٹ جو سیز کیے گئے ہیں امریکہ اور یورپ کے اندر، جو کہ ڈالرز میں تھے اور دوسری یورپین کرنسیز میں تھے، اس حوالے سے روس کے پاس کوئی چوائس بھی تو نہیں چھوڑی جا رہی۔ روس کے لیے اکنامیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہ اقدام کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ خطرے کی گھنٹی بنیادی طور پر فرانس اور جرمنی جیسے ملکوں کے لیے بجائی ہے، جو کہ اس کے بہت بڑے اس کی گیس اور آئل کے خریدار ہیں، اور ان کی جو تمام جو سسٹم ہے، تمام جو گھریلو صارفین ہیں، ان کی 70% تک ڈیپینڈنسی جو ہے وہ رشین گیس کے اوپر ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال 1.5 سال پہلے جب تھوڑی سی کمی آئی تھی تو پورا یورپ جو ہے وہ ایک دم سے الارمنگ سچویشن میں چلا گیا تھا۔ اور اب اگر آپ کو میں بتاؤں آسما کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اگر رشیا فرانس کی اور جرمنی کی گیس بند کر دیتا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہے کہ بہت بڑا بحران آئے اور ایک بہت بڑے احتجاج جرمنی کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، متبادل نہیں ہے سر؟ دیکھیں ان کی 30 to 40% ڈیپینڈنسی اس پہ ہے، باقی جو ان کو آتی ہے وہ آف شور کے تھرو عرب ممالک سے آتی ہے، لیکن وہ ان کی ڈیمانڈ تک پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی یہ پائپ لائن کا جو مقصد تھا، جو اتنا بڑا پروجیکٹ تھا رشیا اور یورپ کا، اس کا سب سے بڑا مقصد ان ممالک کو آسان، سستی اور زیادہ مقدار میں گیس فراہم کرنا تھا، ورنہ تو آئے گی تو صحیح لیکن وہ ایکسپینسو بہت ہو جائے گی، 300 سے 400 گنا تک قیمتیں بڑھ جائیں گی، جو کہ ان کے صارفین کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آلریڈی اس سال کے اندر 1500 سے 2000 یورو ہر گھر کا صارف ایکسٹرا انرجی کی مد میں خرچ کرے گا، 1500 سے 2000 یورو۔ ٹھیک ہے، اچھا سر پھر ذرا یہ فرما دیجیے گا، یہ جو آج ولادیمیر پوٹن نے ایک بڑی ویسے تو ان کا لہجہ کبھی بھی جب وہ یورپین ممالک کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، نیٹو کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، امریکہ کی مداخلت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا لہجہ کبھی نرم نہیں رہا ہے، لیکن آج انہوں نے بڑا سخت اور واضح پیغام یہ بھی دیا ہے کہ جو بھی رشیا کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرے گا وہ پھر نتائج کے لیے تیار رہے، اور ہم نے تمام کے تمام فیصلے جو ہیں وہ پہلے ہی کر رکھے ہیں۔ کس جانب اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ولادیمیر پوٹن؟ یوکرین جنگ کو لے کر بات کرنا چاہ رہے ہیں، رشیا کی معیشت کو لے کر بات کرنا چاہ رہے ہیں، گیس سپلائیز کو لے کر بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اشارہ دیا ہے اس میں انہوں نے؟ دیکھیں جب بار بار یہ جو بات کی جا رہی ہے امریکہ اور نیٹو ممالک کی طرف سے کہ جی ہم وہاں پر جو یوکرائن کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر پیس فورس بھیجیں گے، یعنی امن فوج بھیجنے کے نام کے اوپر جو نیٹو کی فوجیں لانے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری طرف ولادیمیر پوٹن بڑا واضح طور پر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک نے، ہنگری ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اگر وہ اس طرح یوکرائن کی مدد کے نام پر وہاں سے جو ہے وہ لڑنے والے جنگجو بھیجنے شروع کر دے گا تو اس کو وہ تیسری عالمی جنگ کا اعلان سمجھیں گے۔ یہ بڑا واضح طور پر کرملن نے آلریڈی کہہ دی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک طرف سے تو رشیا مطلب اپنے آپ کو مضبوط کر ہی رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ پورے یوکرائن کو فتح کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے آج 60 سے زائد روز کی جنگ کے بعد۔ وہ جو کہا جا رہا تھا شروع میں کہ جی شاید رشیا کو پسپائی ہوئی ہے اور رشیا جو ہے وہ یوکرائن نے بہت اچھا دفاع کیا ہے، لیکن یوکرائن کی نہ تو اکانومی اتنی مضبوط تھی، نہ ہی ان کو یورپ یا باقی ممالک سے وہ مدد ملی جس کی وہ امید کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ اگر نیٹو پچھلے دنوں تو سر ہم نے دیکھا نا حامد خان صاحب، ابھی پرسوں ہی ہم اپنے پروگرام میں شیئر کر رہے تھے اپنے دیکھنے والوں سے کہ جو امریکی وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یوکرین کو اس طرح سے اسلحے سے لیس کر دیا جائے جس طرح سے کیا جانا چاہیے تو پھر وہ رشیا کا مقابلہ کر سکتا ہے، پھر یہ جنگ جیتنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس جانب قدم بڑھایا جا رہا ہے، کچھ دیگر ممالک سے اس طرح کی مدد دی جا رہی ہے؟ کیونکہ آج یہ بھی کہہ دیا گیا نا رشیا کی جانب سے کہ مغربی ممالک کی جانب سے جو ایک بہت بڑی کھیپ پہنچائی گئی تھی یوکرین کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے وہ تو اس نے تباہ کر دیا۔
देखें, बात ये है कि ये असल में मैं ये समझता हूँ कि यूरोप और अमेरिका मिलकर यूक्रेन को अंधे कुएं में धकेल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है लड़ने की, और खाली जंग जो होती है वो असले से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए बहुत सारे और अवामिल होते हैं, इकोनॉमिकल अवामिल होते हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट होती है, स्ट्रेंथ होती है। सो रशिया की जो कन्वेंशनल वॉर स्ट्रेंथ है वो यूक्रेन से बहुत ज्यादा है, और ऑलरेडी जिस तरह अभी हमने इसका आप जिक्र कर रही हैं असले का जखीरा तबाह किया है, इस तरह ही और 2-3 खबर आ रही हैं कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी देना चाह रहे थे और दूसरे, तो उसको ऑलरेडी उसने टैकल कर लिया है रशिया ने। मैं समझता हूं कि जंग के खात्मे की तरफ जाना पड़ेगा, वरना यूरोप की ये जो जंग है ये पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लेगी। इकोनॉमिकल तबाही आपको नहीं लगता है कि जंग के खात्मे की जानिब जाने की बजाय प्रोवोक किया जा रहा है कहीं ना कहीं रशिया को, जिस तरह से पहले भी किया गया? क्योंकि अभी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ये जो वीटो का जवाज़ लाजमी फराहम करने की करारदाद है जनरल असम्बली में, जो मुतफ़क़ा तौर पर आप जानते हैं हामिद साहब मंजूर कर ली गई है, उसमें यह है कि जी सलामती काउंसिल के जो 5 अरकान हैं जो वीटो का हक रखते हैं, वोट दे सकते हैं, अपना वीटो का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, इस्तेमाल करें, लेकिन इस हक के इस्तेमाल के बाद उन पर ये लाजिम होगा कि वो 10 दिन के अंदर अंदर ये बताएं कि उसकी वजह क्या थी, उन्होंने क्यों ये हक इस्तेमाल किया है। तो आपको नहीं लगता है कि सारे कवानीन के अंदर जो तब्दीलियां हैं, ये नई नई चीज़ें जो मंजूर की जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रशिया को प्रेशर में लाने के लिए की जा रही है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ और आ सकता है? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का लहजा तो कुछ और बताता है ना हामिद साहब। बिल्कुल आसमा, देखें व्लादिमीर पुतिन इस वक्त किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है अपने बुनियादी मुतालबात पूरे करवाए बगैर। यूक्रेन से हुकूमत का खात्मा, वो 2 रियासतों की आज़ादी और आइंदा जो वहाँ पे रशियन सिटीजन रहते हैं उनके इक्वल राइट्स, ये पुतिन अपने मुतालबे से पीछे हटते नजर नहीं आते। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो अभी हमने जनरल असम्बली की करारदाद वीटो के हवाले से बात की है, मैं या बहुत सारे हम स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट थोड़ा आप समझिए कि इस पे हंस भी रहे थे कि अमेरिका दुनिया की वो ताकत है जिसने सबसे ज्यादा वीटो का हक इस्तेमाल किया है पिछले 70 सालों में। अमेरिका वो मुल्क है जिसने इसराइल को बचाने के लिए 30 से 40 करारदादें वीटो करके रद्दी की टोकरी में फेंक दी। अमेरिका वो मुल्क है जिसने इराक समेत बहुत सारे जंगों के ऊपर वीटो का हक इस्तेमाल करके जबरदस्ती जंगें मुसल्लत कर दी। आज जब रशिया का उनको नजर आ रहा है खतरा, तो वो रशिया को रोकने के लिए इस वीटो के ऊपर ये जो कवानीन ला रहे हैं, ये बात साबित करते हैं कि पिछले 70 साल से वीटो का कानून इंतहाई गलत इस्तेमाल हुआ, और ये जो बाकी जो 190 मुमालिक हैं उनको इस वीटो के कानून के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। जब दुनिया में मसावी हकूक की बात की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये वीटो का हक जो है ये था ही गलत। इसके ऊपर ये 10 रोज की ये जो पाबंदी लगाई गई है, इसके अंदर भी ये सिर्फ रशिया को घेरने की बात है। इससे पहले जब जंग शुरू हुई थी यूक्रेन की, तो ये भी बात हो रही थी कि शायद वीटो का हक रशिया से छीन लिया जाए, क्योंकि वो मुमकिन नहीं था, उसके लिए भी उसको तमाम मुमालिक की हमायत चाहिए थी। तो इन्होंने अब ये तरीका इख्तियार किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ऐसी करारदाद नहीं आएगी जिसके अंदर रशिया जो है वो पीछे हट जाए अगर वो उसके खिलाफ हो। कोई भी करारदाद जो उसके खिलाफ आएगी वो उसको वीटो करेगा, 10 रोज बाद वो फिर वीटो करेगा। वीटो करने का जवाब जो है वो रशिया को पेश करना पड़े। लेकिन ठीक है, वो करारदाद आती है नहीं आती है, वीटो करता है नहीं करता है, जवाब पेश करता नहीं करता, वो चीज़ें तो बात की हैं। अभी जो उसको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बरतानिया को ले लीजिए, एक इतना बड़ा मुल्क, अब हम ये देख रहे हैं कि रशिया के जो पार्लिमान है उनके ऊपर तकरीबन बताया जा रहा है 386 हैं रूसी पार्लिमान के अरकान जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है बरतानिया की जानिब से। रशिया ने भी जवाब दिया है। 287 तादाद बताई जा रही है बरतानिया के पार्लिमान के अरकान की जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये सिलसिला तो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। एक जानिब यूक्रेन के अंदर जंग लड़ी जा रही है, दूसरी जानिब सिफारती महाज पर रशिया को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मामला आप कहीं मध्यम होता हुआ देख रहे हैं? तुर्की की सालिसी कुछ कर पाएगी? किसी और मुल्क को आगे आना होगा? व्हाट नेक्स्ट? होने क्या जा रहा है सर? देखिए आसमा, 2 बातें। एक तो ये बात है कि ये एक रेसिप्रोकल डिप्लोमेटिक मेजर्स होते हैं जो कि हर हालत में लिए जाते हैं। अगर एक मुल्क किसी मुल्क पर कोई सफारती पाबंदियां लगाता है तो दूसरा मुल्क उसी के बराबर के जो पाबंदियां हैं वो एक रेसिप्रोकली लगाई जाती हैं। ये अब जो सूरत हाल है उसके अंदर बरतानिया तो है ही मुश्किल में, पूरा यूरोप मुश्किल में है, और ये रशिया को जितना दबाना चाह रहे हैं रशिया उतना रेजिस्ट कर रहा है। और उसकी 2 वजह आपको मैं बताता चलूं। एक तो बात यह है कि चाइना ने
بغیر اعلان کیے بڑا کھل کر ساتھ دے رہا ہے رشیا کا. چائنا اور رشیا کے درمیان تاریخ کی سب سے زیادہ ٹریڈ پچھلے 3 ماہ میں ہوئی ہے. چائنا کہہ رہا ہے جی کہ تمہارا پاس جتنی آئل اور گیس باقی ہوگی اس میں خریدنے کو تیار ہوں, روبیل میں خریدنے کو تیار ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے, اگر یہ کولڈ وار کے ساتھ ساتھ جب یہ 2 بلاکس کی جنگ بن گئی, یعنی رشیا چائنا ایک طرف آ جاتے ہیں, امریکہ نیٹو دوسری طرف چلے جاتے ہیں, تو یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے. ترکی کے صدر نے اردوغان نے بڑی کوشش کی ہے, ملاقات بھی کی ہے ولادیمیر پوٹن سے, امید افزا بھی رہی ہے ملاقات, لیکن ڈاکٹر حامد خان صاحب, آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب تک دونوں پریزیڈنٹس نہیں بیٹھتے ہیں جو اس وقت جنگ میں کودے ہوئے ممالک, یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں, رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں, دو بات نہیں ہوتی ہے, معاملات نہیں ہوتے ہیں, زیلنسکی ہیں, بالکل ولادیمیر پوٹن ہیں, تو تب تک یہ چیزیں ہو نہیں سکتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حامد خان صاحب, آپ کے تجزیے کے لیے, اتنا وقت آپ نے میرے پروگرام کے لیے نکالا. تھینک یو سو ویری مچ. ڈاکٹر حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی, بات کر رہے تھے. اور اب ہمیں بات کرنی ہے جی سعودی ویژن کے حوالے سے. سعودی ویژن 2030 یعنی 2030 تک سعودیہ جو ہے اس کو بالکل متنوع ریاست جو ہے وہ بنا دیا جائے گا. یہاں بالکل الگ سے بالکل مکسڈ جو کلچر ہیں, ثقافتیں ہیں, وہ دکھائی دینی چاہیے ہیں. اور اس مکسڈ کلچر کو دنیا بھر کو دکھانے کے لیے, یہاں ترقی کو بڑھاوا دینے کے لیے, جدت لانے کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ یہاں کی خواتین جو ہے ان کو آگے لایا جائے. بہت ساری پابندیاں تھیں سعودی عربیہ میں خواتین کو مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر, مختلف شعبوں کے اندر کام کرنے میں, لیکن ہم نے دیکھا کہ 2016 کے بعد یہ پابندیاں جو ہیں ختم تو نہیں, کم ہوتی چلی گئیں. بہت ساری جگہوں پر یہ ختم بھی ہو گئی ہیں. ڈرائیونگ کو لے کر معاملات ہیں اور چیزیں ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ جو ہمارے پاس عرب نیوز کی رپورٹ آئی ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ گزشتہ سال کی جو تیسری سہ ماہی ہے اس میں یہ جو ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے, جو خاص طور پر مردوں ہی کا شعبہ سمجھا جاتا ہے ابھی بھی بہت سارے ممالک کے اندر, اس میں جو یہاں کی خواتین ہیں سعودیہ کی, ان کی شرح جو ہے شرکت کی 28% رہی ہے, جو یورپ کی اوسط شرح 17.5% سے بہت زیادہ ہے. یورپ میں خواتین ٹیکنالوجی کے شعبے میں 17.5% تک آ رہی ہیں, لیکن جی سعودیہ میں یہ شرح جو ہے 28% تک جا پہنچی ہے, جو کہ سعودیہ کے لیے بہت زیادہ خوش آئند ہے. اور خواتین کے حقوق کے لیے جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت اچھی خبر ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سعودی عرب میں 2021 میں یعنی لاسٹ ایئر خواتین کو 1,39,754 نئے تجارتی لائسنس جاری کیے ہیں. بہت ساری ایسی خواتین جو بہت سارے بزنس میں آنا چاہ رہی تھیں, اب ان بزنس میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. اسی سال فروری کے اندر خواتین کو بلٹ ٹرین چلانے کی بھی ٹریننگ دی گئی تھی. وہ مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے تھے, وہ رپورٹ بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی. ابھی اس وقت سعودیہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کیوں اتنی بڑی تعداد میں خواتین آگے آ رہی ہیں, اور بہت سارے شعبے تھے جن میں یہ آنا چاہی تھی وہاں بھی ہیں, لیکن ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ ان کا انٹرسٹ کیوں ہے, اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آپ کو دکھائیں گے. سعودی عرب میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام یا کاروبار شروع کرنے والی خواتین کی شرح مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. انڈیور انسائٹ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ٹیکنالوجی کے شعبے میں سعودی خواتین کی شرکت کی شرح یورپی اوسط سے بھی بڑھ گئی ہے. سعودی وزارت مواصلات و اطلاعات نے بتایا کہ 2021 کی تیسری سہ ماہی میں ٹیکنالوجی سیکٹر میں خواتین کی شرکت کی شرح 28% رہی, جو یورپ کی اوسط شرح 17.5% سے بہت زیادہ ہے. عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے 2021 میں خواتین کو 1,39,754 نئے تجارتی لائسنس جاری کیے تھے, جو ریکارڈ کے مطابق شرح نمو کی سب سے بڑی شرحوں میں سے ایک ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2015 میں خواتین کی مالکیت والے کاروباری اداروں کو 65,912 کمرشل رجسٹریشن کا اجرا کیا گیا تھا. وزارت کے مطابق 2015 کے بعد گزشتہ 6 سال کے دوران میں خواتین کی کاروبار کے لیے جاری تجارتی رجسٹریشن میں 112% اضافہ ہوا ہے. گزشتہ 5 سالوں میں ٹیکنالوجی میں 50% نئے کمپنیوں کی بنیاد رکھی گئی ہے. وزارت سرمایہ کاری کی جانب سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سعودی عرب کی قانونی نظام کو بہتر بنانے کے حالیہ اقدام کے نتیجے میں بین الاقوامی کاروباروں میں 50% سے زیادہ اضافہ متوقع ہے. انڈیور انسائٹ کی تحقیقی رپورٹ میں زیادہ تر تبدیلیوں کا سہرا سعودی عرب ویژن 2030 میں ڈالا گیا ہے. اس کے تحت نجی شعبے کی سرمایہ کاری اور ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے.
नए कानून के तहत गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारी दोनों को यकसा मौके मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरब तेल की बरामदात पर इन्हिसार कम करने के लिए अपनी मईशत को मजबूत बनाना चाहता है। इससे गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी मुआशी मंसूबों का इंतजाम करने, फरोख्त करने और ठिकाने लगाने और किसी भी जरूरी जायदाद के मालिक होने की आजादी मिलेगी, जिससे आसान कारोबारी सरगर्मियों को यकीनी बनाया जा सकेगा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के मुताबिक 2016 से 2020 के दरमियान कारोबारी ऑपरेशन में शामिल बालिग आबादी का तनासुब 13.7% से बढ़कर 22.4% हो चुका था। एंडेवर इनसाइट की रिपोर्ट के नताइज टेक्नोलॉजी कारोबारी अफराद और 340 से ज्यादा कंपनियों और उनके बानियों के साथ 70 इंटरव्यूज पर मबनी है। सऊदी हुकूमत विजन 2030 पर अमल पैरा है। इस स्ट्रेटजी के तहत सालाना तकरीबन 103 अरब डॉलर गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल करने और 2030 तक घरेलू सरमायाकारी को बढ़ाकर 1.7 अरब डॉलर करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सऊदी अरब की इस विजन के तहत खवातीन को उनके हुकूक दिए जा रहे हैं। अब एक ऐसी जगह का रुख करते हैं जहां 2020 में 2020 में इंतखाबात होते हैं और वहां के एक सियासी रहनुमा जो है वो भारी अक्सरियत से उनकी पार्टी जो है अब वो कामयाब हो जाती है, वहां पर हुकूमत कायम करती है। लेकिन होता क्या है, एक साल से भी कम अरसे में यानी फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में वहाँ की जो फ़ौज है वो उनकी हुकूमत का तख्ता उलट देती है, ये कहकर कि इंतखाबात में धांधली हुई है। और वहाँ पर जब फ़ौज आ जाती है तो ये जो सियासी रहनुमा है इन पर तरह तरह के मुकदमात कायम किए जाते हैं। आज उन सियासी रहनुमा को सज़ा भी सुना दी जाती है। ये सज़ा 5 साल की है। मैं बात कर रही हूँ म्यांमार की, जहाँ की सियासी रहनुमा आंग सान सूची को बदउनवानी का मुजरिम करार देते हुए आज 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालती फैसला जो सामने आया है वो ये कहता है कि ये जो सूची हैं आंग सान सूची, इनको प्रियांगोन शहर के जो साबिक वज़ीर आला हैं उनसे 6 लाख रुपए कैश और तकरीबन 11 किलोग्राम सोना जो है वो रिश्वत के तौर पर लेने की वजह से ये सज़ा सुनाई गई है। ये तमाम कार्रवाई नाज़रीन अदालत के बंद कमरे के अंदर हुई है। मीडिया नुमाइंदगान आंग सान सूची की जो टीम है, कानूनी टीम है, उससे भी बात नहीं कर सकते हैं। कोशिश भी करें तो टीम कोई जवाब नहीं दे सकती है। कोर्ट की जानिब से उनको इस बात का पाबंद किया गया है कि वो मीडिया को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है कि म्यांमार के फ़ौजी रहनुमाओं ने सूची पर कानून के खिलाफ वर्जी के 18 इल्ज़ामात आयद किए हैं। आंग सान सूची क्यों इतनी ज़्यादा मुकदमात के अंदर घिरी हुई हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, किन मामलात की बिना पर ये जो सज़ा उनको आज सुनाई गई है और दीगर क्या मामलात हैं जो अभी जो केसेस हैं उनके ऊपर चल रहे हैं, ये सारी सिचुएशन इस पैकेज के अंदर देखिए। म्यांमार की खुसूसी अदालत ने मुल्क के नोबेल इनाम याफ्ता 76 साला आंग सान सूची को बदउनवानी का मुजरिम करार देते हुए आज 5 साल की कैद की सजा सुना दी। फैसले के मुताबिक सूची पर यांगून शहर के साबिक वजीर आला से 6 लाख रुपए नगद और 11 किलोग्राम सोना बतौर रिश्वत लेने के इल्जाम साबित होने पर ये सजा सुनाई गई है। आंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 2020 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन रवां बरस फरवरी में मुल्क की फौज ने इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर बगावत कर दी, जिसके बाद से अपने घर पर ही नजरबंद हैं। फौज ने न सिर्फ इनकी सिविलियन हुकूमत का तख्ता उल्टा बल्कि इनकी जमात के मुतअद्दिद रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की फौजी रहनुमाओं ने सूची पर कानून की खिलाफवर्जी के 18 मुकदमात चला रखे हैं। इनमें सरकारी राजों और इंतखाबी कवानीन के खिलाफ वर्जी से लेकर बदउनवानी तक के इल्जामात शामिल हैं। उन्हें मुल्क में कोरोना वायरस वबा के ज़ब्तों की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तौर पर वॉकी टॉकी दरामद करने के केसेस में पहले ही 4 और 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। अल जज़ीरा के मुताबिक इन पर जितने इल्जामात लगाए गए हैं उनके तहत मजबूरी तौर पर 190 बरस तक कैद में गुजारने पड़ सकते हैं। आलमी बिरादरी ने आंग सान सूची के खिलाफ मुकदमात को मुज़हिका खेज करार देते हुए उनको रिहा करने का मुतालबा किया है। आंग सान सूची के हामी और आज़ाद कानूनी माहिरीन 76 साल रहनुमा को सियासत में फ़ाल किरदार की तरफ लौटने से रोकने और फौज के इक़्तिदार पर कब्जे को जायज करार देने के लिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को एक गैर मुनसिफाना इक़दाम समझते हैं। सूची की गिरफ्तारी और मुल्क पर फौज के कब्जे के बाद अवाम के मुल्क गिर मुजाहरे भी जारी हैं, जिन्हें म्यांमार की फौज ने ताकत के इस्तेमाल से खत्म करने की कोशिश की। सियासी कैदियों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम असिस्टेंस एसोसिएशन का कहना है कि फौजी क्रैकडाउन में 1400 शहरी हलाक हुए, जबकि 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गयी।
आंग सान सूची 1989 से 2010 तक फौजी अमरीत के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर अपने ही घर में नजरबंद रही थीं। इनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानी पर इन्हें 1991 में नोबेल अमन इनाम से भी नवाजा गया था। 2015 की इलेक्शन में इनकी पार्टी वाज़े बढ़तरी के साथ इक़्तिदार का हिस्सा बनी, लेकिन 2017 में रोहिंग्या में मुसलमानों की नस्लकुशी पर जिस तरह उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, उस पर बैरून मुल्क इनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। 2019 में वो अपने मुल्क के खिलाफ नस्लकुशी के इल्जामात के दिफा में अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी अदालत इंसाफ के सामने भी पेश हुई और अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। अब हम आपको अमेरिका लेकर चलेंगे, जहां सेनेट की खारजा ताल्लुकात की जो कमेटी है वहां ईरान के साथ जो माहिदा था अमेरिका का, उसकी एक बार फिर से बाज़गश्त जो है वो सुनाई देने लगी है। यहाँ एक और बड़ी अहम बात कही गई है ईरान के हवाले से। खदशा ज़ाहिर किया गया है, कहा गया है कि ईरान जो है वो चंद हफ्तों में एटमी हथियार बना सकता है। इतनी पावर उसने हासिल कर ली है कि उसको ऐसा करने के लिए सिर्फ चंद हफ्ते दरकार हैं, और ये इर्द गिर्द के ममालिक के लिए जो उसके अंदर मौजूद हैं ख़तरनाक हो सकता है। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और ईरान को ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। दीगर क्या बातें आज सेनेट की खारिजा ताल्लुकात की कमेटी के इस इजलास के अंदर कही गई हैं, इस बारे में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, एक पैकेज बनाया है, आपको दिखाएंगे। अमेरिका के ईरान से मुताल्लिक नए तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी ने इंकशाफ किया है कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। ऐसा करने के लिए एक साल नहीं बल्कि चंद हफ्ते दरकार हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि सूरत हाल अमेरिका के लिए यकीनन तशवीश का बायस है। ट्रंप दौर में अमेरिका ईरान के साथ आलमी ताकतों के जौहरी मुआहदे से निकल गया था, जिसके बाद ईरान पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि उसने अपने जौहरी प्रोग्राम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी में वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के बारे में वियना में जारी मुज़ाकरात और बाइडन इंतजामिया की कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुआहदे की तामील में वापसी ईरान की जानिब से दरपेश जौहरी चैलेंज से निपटने का बेहतरीन तरीका होगा। रवां साल मई के आखिर में ईरान से मुताल्लिक खुली समात करेंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जौहरी मुआहदे को मुकम्मल कर लें। उन्होंने ये भी इतराफ़ किया कि अमरीकी हुकाम की जिंदगियों को माजी में और अब भी ईरान से खतरा लाहिक रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कमेटी के रूबरू इस मुआहदे पर तनकीद का भी जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई मुआहदा तय पा जाता है तो ये अमरीका की उस सलाहियत को खत्म नहीं कर देगा कि वो ईरान के खिलाफ पाबंदियों, मुदाखलत और रकूम के बहाव को रोकने के जरिए दबाव डालने से बाज आ जाए। वज़ीर ख़ारजा की राय में जब ईरान की इन सरगर्मियों की बात आती है तो अगर इसके पास जौहरी हथियार होते तो ये मामला और भी बदतर होता। सेनेट कमेटी के चेयरमैन सेनेटर बाब ने इनके नुक्ता नजर से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि ये मुआहदा अमेरिका के बेहतरीन मफाद में नहीं होगा। उन्होंने ब्लिंकन को बावर कराया कि ये 2022 है और 2014 या 15 नहीं है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान वियना में जौहरी मुज़ाकरात को तकरीबन एक साल गुजर गया है। ईरानी हुकूमत ने जौहरी मुज़ाकरात में ताअत्तुल का जिम्मा अमेरिका को ठहराता है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि जौहरी डील की बहाली में बाज़ मामूली नौयत के उमूर अभी हल तलब हैं और उनको हल करने की जिम्मेदारी ईरान पर है कि वो कितनी जल्दी इस मुनासबत से पेशरफ्त करता है। 8 अदवार होने के बावजूद अभी तक दोनों जानिब से हतमी मुसव्वदे को तय नहीं किया जा सका। कोलंबिया लेकर चलेंगे आपको, जनूबी अमेरिका का मुल्क, जहां आप जानते हैं कि बहुत सालों से खाना जंगी जारी है। लेकिन 2016 में क्या हुआ? 2016 में ये हुआ कि यहाँ जो मुसल्लह गिरोह हैं और जो यहाँ की फ़ौज है उनके दरमियान एक आम मुआहदा तय पाया। लेकिन इस मुआहदे के साथ साथ ये भी तय किया गया कि यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल जो है वो काम किया जाएगा, और ये जो ट्रिब्यूनल है ये इस बात का फ़ैसला करेगा कि कोलंबिया के अंदर जो यहाँ की अफवाज हैं उन्होंने कितने बेगुनाहों का कत्ल किया है। और अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है कोलंबिया की फ़ौज के हवाले से कि इसके साबिक 10 अफसरान जो हैं उन्होंने ये इतराफ़ कर लिया है कि 2007 और 8 के दरमियान उन्होंने जानबूझकर
120 बेगुनाह लोगों की जान ली और उन पर इल्ज़ामात ये लगाए गए। खुद ये जाते थे, नौजवानों को अगवा करते थे जिनका मुसल्लह गिरोहों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। उन पर इल्ज़ाम ही लगाने के बाद ये मुसल्लह गिरोहों का हिस्सा हैं, ये यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगाने के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता था। इन इल्ज़ामात में कोई सच्चाई, कोई हकीकत नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें कब से कर रहे थे जी? ये 2007 और 8 तो बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये सिलसिला कब से जारी है और कब ये 2016 के बाद से जो मुआहदा हुआ है उसके बाद से क्या सूरत हाल कोलंबिया में कुछ बेहतरी आई है, नहीं आई है, ये सारी चीज़ें आपको एक पैकेज के अंदर दिखाते हैं। कोलंबिया के साबिक फौजी अफसरान ने पहली बार अवाम के सामने 120 अफराद के मावराए अदालत कत्ल का एतराफ कर लिया। 10 अफसरान, जिनमें एक फौजी जनरल, 5 दीगर फौजी अहलकारों समेत एक शहरी ने इस बात का एतराफ किया कि 2007 और 8 के दरमियान ओकाना कस्बे और पड़ोस के इलाकों से 120 नौजवानों को अगवा करके जंगल ले जाकर उन्हें कत्ल किया और बाद में उन्हें बाएं बाजू के गुरीला और मुसल्ला गिरोहों के अरकान के तौर पर पेश किया। कोलंबिया में 1964 से जारी खाना जंगी को खत्म करने के लिए साल 2016 में कोलंबिया की हुकूमत और कोलंबिया इनकलाबी मुसल्ला फोर्सेस के दरमियान सालों से जारी मुसल्ला झड़पों में कमी करने के लिए तारीखी समझौता तय पाया था। मुआहदे की एक शिक ये भी थी कि कोलंबिया की अफवाज की जानिब से किए गए मावराए अदालत कत्ल की तहकीकात की जाएंगी। इस बिना पर कोलंबिया में खुसूसी दायरा इख्तियार बराए अमन का ट्रिब्यूनल कायम किया गया। गुज़िश्ता साल इन साबिक फौजी अफसरान पर 120 बेगुनाह अफराद की कत्ल और 24 अफराद की जबरी गुमशुदगी का केस फाइल किया गया था और आज तारीखी समात में अफसरान ने एतराफ जुर्म कर लिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक 2016 में कोलंबिया में बागियों के साथ अमन मुआहदे से कबल ज्यादा से ज्यादा बागी मारने वाले फौजियों को इनामात मिलते थे। 2008 में कोलंबिया हुकूमत का फॉल्स पॉजिटिव स्कैंडल सामने आया, जिसमें इंकशाफ हुआ था कि इनाम के लालच में फौजी अफसरान गरीब नौजवानों को नौकरी के बहाने जंगलों में ले जाते और कत्ल करके बागी करार दे देते थे। खुसूसी ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता साल कोलंबिया की फौज पर 2002 से 2008 के दरमियान 6400 से ज्यादा मावराए अदालत कत्ल का इल्जाम आयद किया था, लेकिन इंसानी हुकूक के कारकुनान और कत्ल किए गए अफराद के रिश्तेदारों का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। कोलंबिया में 1964 से जारी खाना जंगी में 2 लाख से ज्यादा इंसान हलाक हुए और 6 मिलियन के करीब अपना घर बार तर्क करने पर मजबूर हो गए थे। चंद हफ्ते कबल ही कोलंबिया की फौज पर एक मकामी कम्युनिटी में ऑपरेशन के दौरान कम अज कम 4 शहरियों को हलाक करने का इल्जाम लगाया गया था। इन अफराद पर भी फौज ने मुसल्ला गिरोह के साथ शामिल होने का इल्जाम आयद किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोलंबिया पर जोर दिया है कि वो जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ट्रिब्यूनल में जारी केस में अब अदालत के पास इख्तियार है कि वो एतराफ जुर्म करने वालों को जेल के मुतबादिल के तौर पर क्या सजा देती है या इन पर मुआवजा आयद करती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारा सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह के बाद दुनिया की उम्र दराज तरीन खातून केन टनाका की 119 बरस की उम्र में वफात हो गई। जापान से ताल्लुक रखने वाली खातून के बारे में समझा जाता है कि वो दुनिया की उम्र दराज शख्स थीं। 2 जनवरी 1903 में पैदा होने वाली खातून ने जापान में 5 हुक्मरानों का दौर देखा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने टनाका को दुनिया की उम्र दराज तरीन जिंदा शख्स करार दिया था और उनकी वफात पर एक ट्वीट करके उन्हें खराजे अकीदत भी पेश किया। तंजीम के मुताबिक टनाका दुनिया में मालूम सबसे तवील उम्र तक जिंदा रहने वाली दूसरी शख्सियत थीं। बरतानवी खातून ने जुदाई के खौफ के सबब अपनी पालतू बिल्ली से शादी कर ली। बरतानवी खातून का कहना है कि माजी में 3 मकान मालिक जबरदस्ती उन्हें उनके पालतू जानवरों से अलहदा कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में जानवर पालने से सख्ती से मना कर रखा था। डेबोरा नामी खातून को खौफ था कि उनकी नई मालिक मकान कहीं उन्हें घर से न निकाल दे। इस खौफ के पेश नजर उन्होंने एक तकरीब में अपनी पालतू बिल्ली से शादी ही कर ली और ऐलान किया कि अब उन्हें और उनकी इंडिया नामी बिल्ली को कोई अलग नहीं कर सकता। गजा के इलाके खान यूनस में एक किसान को अपने खेत की खुदाई के दौरान 4500 साल पुराना मुजस्मा मिल गया। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि ये मुजस्मा कदीम कनानी तहजीब से ताल्लुक रखता है। पत्थर का ये मुजस्मा जंग, मोहब्बत और खूबसूरती की देवी का है, जिसे अनात कहा जाता था। देवी के सर पर सांप की शक्ल का ताज है। मुजस्मे को गजा के अजायब घर में रख दिया गया है
और लोगों की बड़ी तादाद इस मुजस्मे को देखने अजायब घर का रुख कर रही है। बरतानिया के शहर लंदन में एक कैफे में पालतू कुत्तों के लिए योगा, डिस्को और डाइनिंग की सरगर्मियां मुहैया की जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लंदन के इलाके बार्कनी विक में एक डे केयर और ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, जहां पालतू कुत्तों के लिए डिस्कोज, आर्ट की नुमाइशों और गैर मामूली तकरीबात की मेजबानी की जा रही है। जबकि एक दिन के लिए इस कैफे में ये सहूलियात हासिल करने पर पाकिस्तानी 6,000 रुपए खर्च होंगे। कैफे के मालिक का कहना है कि उन्हें जनवरी 2021 में पालतू कुत्तों को इंसानों जैसा माहौल फराहम करने का ख्याल आया था और अब न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई शहरों से लोग यहाँ अपने पालतू कुत्तों के साथ वक्त गुजारने आते हैं।